तो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3.1 दैट इज सैलरीज। ये बी कैटेगरी की इंपॉर्टेंस रखता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? तो यहाँ पे अगर आपको पैसा मिल रहा है अंडर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बाय एनी नेम, तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगा। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो देखना जरूरी है। यहाँ पे जो भी आपको पैसा मिल रहा है दैट इज टैक्सेबल। तो सैलरी के साथ साथ कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, परक्यूजेट्स मिलते हैं। इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है वो देखते हैं। सबसे बड़ा जो अलाउंस है वो है HRA हाउस रेंट अलाउंस। अब ये कितना डिडक्शन मिलता है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, मतलब जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है HRA का उसमें से कितना अमाउंट आपका एग्जाम्प्ट होगा, बाकी का जो पोर्शन है दैट इज टैक्सेबल। यहाँ पे तीन चीजें हैं, तीनों को आपको लिखना है और तीनों में से जो सबसे कम है दैट इज योर एग्जाम्पशन। पहला एक्चुअल HRA रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी। तो जो भी आप रेंट पे कर रहे हो उसमें से 10% ऑफ सैलरी माइनस कर दो तो जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो आपको लिखना है। तीसरा 50% ऑफ सैलरी इफ अकोमोडेशन इज लोकेटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। जो भी सैलरी है उसका 50% कर दो इन केस अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में रह रहे हो। दूसरा 40% ऑफ सैलरी इफ अकोमोडेशन इज लोकेटेड एनी अदर सिटी। तो ये तीनों में से जो सबसे कम होगा दैट इज योर एग्जम्पशन, जो बाकी का पोर्शन होगा वो हो जाएगा टैक्सेबल। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आपको मिला है और इन तीनों में से जो सबसे कम है दैट इज 50,000, तो आपको टैक्सेबल कितना होगा 50,000, एग्जाम कितना होगा 50,000। दूसरा आता है सेक्शन 10(14) के अंदर कुछ अलाउंस मिलते हैं, उसका डिडक्शन मिलता है। पहला है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। तो आपको अगर आपका एम्प्लॉयर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस दे रहा है तो कोई भी अमाउंट दे रहा है तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। दूसरा आता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉइज चिल्ड्रन। तो यहाँ पे भी सेम है, आपको 350 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड मिलेगा। 100 रुपए एजुकेशन, 350 रुपीज हॉस्टल अलाउंस। तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये सिर्फ किसको मिलता है? जो डेफ एंड डम है, ब्लाइंड है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, इन लोगों को अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो आपको 30 to 100 पर मंथ तक का एग्जामिशन मिल जाता है। अब जहां जहां पे हैश कर रखा है उसका मतलब ये समझना है, अगर आप न्यू रिजिम में हो तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे HRA नहीं मिलेगा अगर न्यू रिजिम में हो तो। चिल्ड्रन एजुकेशन और हॉस्टल एक्सपेंडिचर है वो भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपको मिल जाएगा न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम में। अब यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपको टर्मिनल बेनिफिट देता है। टर्मिनल बेनिफिट मतलब जब आप रिटायर हो रहे हो तो आपको कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं जैसे कि ग्रेजुइटी, पेंशन वगैरह। तो इस केस में आपका रिजिम जो है वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड है न्यू है दोनों ही केस में आपको जो एग्जाम्पशन से डिडक्शन से मिलेंगे। बात करते हैं ग्रेजुइटी की, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको फुल्ली एग्जाम्प्ट है। बाकी के एम्प्लॉइज की बात करें तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी से कवर्ड हो या नहीं कवर्ड हो। कितना एग्जाम्प्ट होगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम। पहला ग्रेजुइटी एक्चुअली रिसीव, जो भी आपको अमाउंट मिला है वो लिख लो। दूसरा अगर आप कवर्ड हो ग्रेजुइटी एक्ट से तो वहां पे आपको क्या करना है 15/26 इंटू आपकी जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी वो ले लो, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। मतलब फॉर एग्जांपल 14 साल 7 महीने जॉब किया है तो आपको 15 साल लेना है, 14 साल 4 महीने जॉब किया है तो 14 साल लेना है। ये कर दिया। तीसरा है 20 लाख। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा दैट इज एग्जाम पोर्शन। तो जो भी आपको अमाउंट मिला इसमें से इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट है उसको माइनस कर दो। अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट से कवर्ड नहीं हो तो ये 15/26 की जगह 1/2 आ जाएगा और लास्ट ड्रॉन सैलरी की जगह क्या आ जाएगा एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। और जो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स है इसमें आपका जो भी फ्रैक्शन है भले ही 10 महीने क्यों ना हो, 11 महीने क्यों ना हो, उसको इग्नोर करना है। तो ये आपको याद रखना है ग्रेजुइटी के केस में। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एग्जाम, बाकी के केस में कवर्ड बाय ग्रेजुइटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुइटी एक्ट। दूसरा आता है पेंशन। अब ये पेंशन जो होती है ना वो दो तरीके की पेंशन होती है। एक मिलती है लमसम जिसको कहा जाता है अनकम्यूटेड पेंशन है, और दूसरी होती है जो मंथली और एनुअली मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट। तो अगर आपकी अनकम्यूटेड पेंशन है मतलब हर महीने आपको मिल रही है तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको फुल्ली टैक्सेबल होने वाला है। जो मंथली और एनुअली पेंशन मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट इट इज फुल्ली टैक्सेबल। बात करें कम्यूटेड पेंशन की, मतलब आपकी जो भी पेंशन बनी उसमें से कुछ पोर्शन जो है आप लमसम ले रहे हो। आप जो लमसम ले रहे हो उसको कहा जाता है कम्यूटेड पेंशन। उसके अंदर टैक्सेबिलिटी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फुल्ली एग्जाम्प्ट है। बाकी के एम्प्लॉयज की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, क्या आपको ग्रेजुइटी मिली। अगर आपको ग्रेजुइटी मिली है, आपका जो भी टोटल पेंशन है, कम्यूटेड वाला नहीं, तो कम्यूटेड पेंशन जो है उसके बेस पे आप फुल पेंशन निकालो। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए रिसीव किए एट द रेट 50%, तो टोटल आपकी पेंशन कितनी होगी 2 लाख, उसका 1/3 आपका एग्जाम्पशन हो जाएगा। दूसरा अगर आपको ग्रेजुइटी नहीं मिला उस केस में 1/2 ऑफ टोटल पेंशन जो है वो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं टोटल पेंशन बोल रहा हूं, आपको सवाल में दिया रहेगा कम्यूटेड अमाउंट
और परसेंटेज दे रखा होगा, तो उसके बेस पे आप टोटल पेंशन निकाल पाओगे। सिंपल है, कम्यूटेड पेंशन जो मिला है उसको डिवाइड कर दो परसेंटेज से, तो आपको टोटल पेंशन मिल जाएगा। तो 1/3 और 1/2, अगर ग्रेच्युटी मिला है तो 1/3 एग्जाम्प्ट होगा, ग्रेच्युटी नहीं मिला तो 1/2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एग्जाम्प्ट है। बात करते हैं लीव सैलरी की। अब ये लीव सैलरी क्या होती है, तो हर साल की आपकी लीव जो इकट्ठी होती है, आप जो अवेल नहीं करते, उसका आपको लमसम पैसा अगर दिया जाए वो कहलाता है लीव सैलरी। अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला है आपको, मतलब आप जॉब कर रहे हो तब आपको मिला है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको फुल्ली टैक्सेबल है। बात करें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, गवर्नमेंट के किसमें एग्जाम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट की बात करें तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम। 25 लाख लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड। तीसरा, कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय। अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, आपकी जो भी एवरेज सैलरी वो ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 30 डेज मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो जितनी भी लीव्स दे रहा है, आपको करना कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने 15 साल सर्विस की है, तो 15 इंटू 30, 450 दिन की जो भी लीव सैलरी होगी वो यहाँ पे आने वाली है। एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर इंटू 30 डेज। 10 मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग द रिक्वायरमेंट। तो ये चारों में से जो सबसे कम होगा दैट विल बी योर एग्जम्प्ट लीव सैलरी, बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। आपको जॉब से निकाल दिया तो उस केस में आपको जो कॉम्पेंसेशन मिला है वो और 5 लाख, साथ ही साथ आपको 15 डेज का एवरेज पे इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इन तीनों में से जो सबसे कम है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल होगा। सेम वे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है, वहां पे आप रिटायर हो रहे हो तो वहां पे भी कॉम्पेंसेशन एक्चुअली रिसीव 5 लाख, 3 मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। चौथा, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। ये चारों में से जो सबसे कम होगा दैट विल बी योर एग्जम्प्ट पोर्शन। इसके अलावा लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, तो यहाँ पे 4 कैलेंडर ईयर के अंदर 2 ट्रिप जो है वो एग्जम्प्ट होती है। बाकी का जो भी पैसा अगर आपको दिया जा रहा है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, आप घूमने जा रहे हो उसके लिए, तो उस केस में वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर 4 कैलेंडर ईयर के ब्लॉक में आप 2 बार कभी भी जा रहे हो तो वो एग्जम्प्ट होता है। इसके अलावा आपका एम्प्लॉयर जो है वो पीएफ और इन सब में कंट्रीब्यूट करता है। इस केस में क्या होता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट जो जमा हुआ है उस कंट्रीब्यूशन पे, इंटरेस्ट जो जमा हुआ है आपके कंट्रीब्यूशन पे, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। अगर रिकग्नाइज पीएफ है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो 12% तक का कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी का टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी का 12% तक कंट्रीब्यूट करे तो वो आपकी सैलरी नहीं मानी जाएगी। 12% के ऊपर जितना भी होगा, फॉर एग्जांपल 14%, तो जो एक्स्ट्रा 2% है दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर सैलरी। इसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा एटीसी के अंदर, अगर आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो। अगर आप ओल्ड रिजिम में हो तो आपको इंटरेस्ट मिला है 9.5% से ज्यादा, 9.5% तक का इंटरेस्ट मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं, पर 9.5% के ऊपर जो भी इंटरेस्ट है दैट इज टैक्सेबल। एम्प्लॉयर का और आपका दोनों में ये होगा। अनरिकग्नाइज्ड पीएफ में कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करे तो वो आपकी सैलरी नहीं मानी जाएगी। 12% तक करे या उससे ज्यादा करे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैट्यूटरी पीएफ के अंदर ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसमें कितना भी कंट्रीब्यूशन करो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर के पैसे देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट के अंदर यहाँ पे कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो सिर्फ आपको याद क्या रखना है, अगर रिकग्नाइज पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो 12% तक का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर का टैक्सेबल है, और 9.5% तक का जो ब्याज है दैट इज एग्जम्प्ट, उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज टैक्सेबल। अब आता है वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। ये बेसिकली क्या होता है कि आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो सस्ते में कोई चीज दे रहा है या फिर बिना पैसे लिए कोई चीज को आपको एंजॉय करने का राइट दे रहा है, तो उस केस में उसकी वैल्यू निकाली जाएगी और आपकी सैलरी में जोड़ी जाएगी। तो पहला आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। या तो आपको फ्री में रहने के लिए घर मिल रहा है या फिर कंसेशनल रेट में मिल रहा है। तो उस केस में कैसे कैलकुलेशन होता है, एम्प्लॉयर का खुद का घर है और आपको रहने के लिए दे रहा है एट फ्री और कंसेशनल रेट ऑफ रेंट। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर सिटी की पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपकी जो भी सैलरी उसका 10% माइनस आपसे जो भी रेंट वसूला गया दैट इज योर परक्विजिट। अगर सिटी की पॉपुलेशन 15 लाख और 40 लाख के बीच है तो वहां पे आपकी जो भी सैलरी है उसका 7.5% माइनस आपसे जो भी रेंट रिकवर किया है इफ एनी माइनस कर दो। और अगर पॉपुलेशन इससे भी कम है, 15 लाख से कम है, तो वहां पे आपकी जो भी सैलरी उसका 5% माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ये माइनस कर दो तो बाकी का जो बचेगा दैट इज योर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट। अब ये तो हो गई बात की जो घर है वो एम्प्लॉयर का ओन घर है। अगर एम्प्लॉयर खुद भी भाड़े पे लेकर आपको दे रहा है तो उस केस में आपको क्या देखना है, आपका जो एक्चुअल रेंट पे किया है एम्प्लॉयर ने वो और 10% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो कम होगा वो होगा आपका ग्रोस परक्विजिट्स। उसमें से आपसे अगर रेंट रिकवर किया गया वो माइनस कर दो,
जो बैलेंस बचता है दैट इज योर टैक्सेबल परक्विजिट। तो ये जो हमने देखा ये था अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का। तो पहले आपको क्या करना है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का परक्विजिट का वैल्यू निकाल लो, प्लस अगर घर में आपको कुछ फर्नीचर की सुविधा दी जा रही है, मतलब कोई भी इक्विपमेंट या फर्नीचर दिया जा रहा है, तो उस केस में आपको क्या देखना है कि एम्प्लॉयर का खुद का अगर फर्नीचर होगा तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसका 10% जोड़ देना है, या अगर खुद भाड़े पे लेके आया एम्प्लॉयर भी तो जो भी एक्चुअल भाड़ा पे कर रहा है वो आपको ऐड कर देना है। तो इस केस में आपका अनफर्निश ऐसे निकालोगे, प्लस फर्निश के केस में एक्चुअल भाड़ा, और अगर ओन बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ कॉस्ट आपको जोड़ना है, माइनस जो भी रेंट रिकवर किया गया है। इसके अलावा आपका एम्प्लॉयर इंटरेस्ट फ्री या फिर कंसेशनल रेट पे आपको लोन देता है, तो उस केस में आपको क्या देखना है, एसबीआई एक रेट अनाउंस करती है, वो रेट के हिसाब से आपको चेक करना है कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या कम ले रहा है, आपको कंपेयर करना है विद एसबीआई का रेट। अगर एसबीआई चार्ज कर रहा है सिमिलर लोन पे 10% और आपको मिला है 5% पे, तो जो डिफरेंशियल 5% है दैट इज टैक्सेबल। सेम वे अगर जीरो इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो पूरा 10% जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। जो मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग है पर मंथ की उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन आपसे करना होगा। इसके अलावा यूज ऑफ मूवेबल असेट, तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, मूवेबल असेट यूज कर रहा है एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के द्वारा दी गई, तो यहाँ पे बिजनेस पर्पस के लिए कई बार लैपटॉप वगैरह दिए जाते हैं तो उसके अंदर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। और अगर बाकी की चीज यूज करने के लिए दी जा रही तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट का 10% आपको गिनना है। इसके अलावा कभी कभी ट्रांसफर कर दी जाती है कि भाई एम्प्लॉयर जो है उसकी जो असेट्स है वो पुरानी वो एम्प्लॉय को बेच देता है, तो उस केस में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं तो उस केस में जो भी उसकी कॉस्ट थी उसमें WDV के हिसाब से आपको 50% डेप्रिसिएशन एवरी ईयर का माइनस करना है, और जो अमाउंट आ रही है दैट इज टैक्सेबल। अगर कुछ अमाउंट रिकवर किया गया है वो माइनस कर देना है। मोटर कार्स की बात करें तो 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन गिनना है, और जो भी वैल्यू आ रही है बैलेंसिंग उस पर आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। बाकी की एसेट के लिए 10% SLM बेसिस। अब कई बार एम्प्लॉय को या तो कंपनी कार का जो भी फ्यूल एक्सपेंस है, मेंटेनेंस एक्सपेंस है वो रीइंबर्स करती है, या कंपनी खुद कार प्रोवाइड करती है विद ड्राइवर या विदाउट ड्राइवर। तो उस केस में परक्विजिट का कैलकुलेशन कैसे होता है, अगर एम्प्लॉयर की कार है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उस केस में आपको सिंपल देखना है कि जो कार का सीसी है वो कितना है, 1600 सीसी तक है, 1800 रुपए पर मंथ के हिसाब से परक्विजिट का वैल्यू होगा। अगर 1600 सीसी से ज्यादा है, 1.6 लीटर के इंजन से ज्यादा कैपेसिटी है तो 2400 पर मंथ, और अगर ड्राइवर साथ में दिया जा रहा है तो ये 1800 प्लस 900 2400 प्लस 900 होगा। तो ये कब होगा, जब आपका पर्सनल यूज हो रहा है कार का तब। अगर पूरा का पूरा यूज प्रोफेशनल है तो उस केस में कोई भी परक्विजिट का कैलकुलेशन नहीं करना होगा। अगर कार एम्प्लॉय की है और एम्प्लॉयर जो है वो पैसा दे देता है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी पैसा मिल रहा है उसमें से ये ऊपर की जो कैपेसिटी के हिसाब से जो भी वैल्यू आ रही है वो माइनस कर देनी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर आपको 50,000 रुपए दे रहा है और आपकी 1600 सीसी तक की इंजन की कार है, तो 1800 इंटू 12 करना है, 21,600 वो आपको माइनस कर देना है। बैलेंस जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अब सारी की सारी इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं सैलरी के अंदर। उसमें से 3 डिडक्शन मिलते हैं। पहला मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये ओल्ड में भी है न्यू में भी है। ओल्ड में 50,000 है, न्यू में 75,000 है। एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, ये भी मैक्सिमम कितना है 5,000, और 1/5 ऑफ सैलरी, दोनों में से जो कम होगा वो मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स का भी डिडक्शन मिलता है। तो जो सेकंड और थर्ड है वो न्यू रिजिम में नहीं मिलता, सिर्फ ओल्ड में मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में न्यू और ओल्ड में दोनों में लिमिट अलग है। विद दिस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर बी इज अ सेल्स मैनेजर इन PQR ड्यूरिंग financial year 24-25. He has received following towards his salary and allowances and perquisites. पहला, बेसिक पे 85,000 पर मंथ अप टू December 2024 एंड देयर आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 2,000 पर मंथ। मतलब इसको 85,000 की जो सैलरी मिली है वो 9 महीने तक मिली है, और उसके बाद इसकी 87,000 हो गई, तो 87,000 इंटू 3 होगा और 85,000 इंटू 9 होगा। ये हो गई उसकी बेसिक सैलरी। डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो पूरा जो पैसा है वो फॉर्मिंग पार्ट है आपका। 85,000 इंटू 9 प्लस 87,000 इंटू 3, इसका जो टोटल आएगा उसका 40% आपको मिल रहा है DA, वो भी आपको जोड़ देना है। बोनस 1 मंथ ऑफ बेसिक पे बेस्ड ऑन द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग जनवरी मंथ ऑफ एवरी ईयर। तो भाई हमारा जो साल है उसमें जनवरी में सैलरी कितनी है 87,000, तो इसका बोनस भी कितना हो जाएगा 87,000। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 14% ऑफ हिज बेसिक plus DA towards recognized provident fund and his employer company contributes the same amount। भाई वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं, उसको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा अगर वो ओल्ड रिजिम में है तो। बट यहाँ पे उसका एम्प्लॉयर भी 14% कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा 2% है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस 5,000 पर मंथ फुल्ली टैक्सेबल, बट यहाँ पे लिखा है
टूवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूवर्ड्स, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि भाई ये ऑफिशियल पर्पस के लिए टूर कर रहा है। रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल पर मंथ है, तो 12 इंटू 3000 36,000 टैक्सेबल होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 600 पर मंथ, भाई 600 रुपए हर मंथ मिल रहा है उसको, ऑफ हिज 2 सन्स एंड 1 डॉटर, भाई इसको 600 रुपए 3 बच्चों के लिए मिल रहा है, तो 1800 पर मंथ मिल रहा है। तो यहाँ पे हम ग्रोस लिखेंगे 1800 इंटू 12। अब इसमें से एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे इसको 2400 रुपए का डिडक्शन मिलेगा। तो 1800 इंटू 12 करेंगे और 2400 का डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा अकोमोडेशन ओन बाय PQR लिमिटेड was provided to him in Hyderabad for the whole year and furniture of 2 lakh was provided from 1st October 2024। भाई हैदराबाद की पॉपुलेशन में 40 लाख से ज़्यादा मान रहा हूँ, तो यहाँ पे जो भी इसकी सैलरी आएगी उसका 10% जो है वो हमको टैक्सेबल करना है वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। और यहाँ पे फर्नीचर दिया है 2 लाख रुपए का 1 अक्टूबर से, तो यहाँ पे 10% के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर फर्नीचर। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन इज ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया 15,000 रुपए, ये टैक्सेबल करना है। मेडिकल अलाउंस 1500 पर मंथ, ये भी टैक्सेबल है। कंपनी हैज पेड प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी परचेज ऑन हिज हेल्थ, भाई ये टैक्सेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशन और रिडक्शन जो हैं वो ओल्ड रिजिम में ही मिलेंगे, न्यू में नहीं मिलेंगे, तो हमको चेक करना है कि भाई ये ओल्ड रिजिम ऑप्ट कर रहा है कि न्यू रिजिम ऑप्ट कर रहा है। यू आर required to compute the income chargeable to tax under the head income from salary assuming that he does not opt for provision under section 115 BAC, मतलब ओल्ड के हिसाब से, तो जो भी हमने डिडक्शन देखे वो लागू होंगे। फिर दूसरा पूछा व्हाट विल बी इनकम अंडर हेड सैलरीज ही ऑप्ट फॉर प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 BAC, तो यहाँ पे न्यू और ओल्ड दोनों निकालना है, पहले ओल्ड के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो बेसिक पे 85,000 इंटू 9 मैंने आपको बताया था, फिर उसकी सैलरी 2000 बढ़ गई तो उसकी बेसिक पे हो गई 10,26,000। डीए जो था बेसिक का 40% था और पूरा का पूरा फॉर्मिंग पार्ट है, तो 4,10,400। फिर बोनस देखा था, जनवरी मंथ के हिसाब से बोनस होता है, तो 87,000 हो गया। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो एग्जाम्प्ट है, मैंने बताया था, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस के लिए तो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। रिसर्च अलाउंस 36,000, मेडिकल अलाउंस 18,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मैंने आपको बताया था कि 600 इंटू 12 इंटू 3, 3 बच्चों के लिए उसको मिल रहा है, उसमें से उसको 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन मिल जाएगा, तो ये माइनस करके टैक्सेबल हो गया। सैलरी फॉर पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसका आ गया इन सबका टोटल। इसका आपको 10% करना है क्योंकि आप हैदराबाद में हो, अज्यूम कर रहे हैं कि 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगी। फिर बात करें फर्नीचर की, तो 2 लाख का फर्नीचर था, 10% गिनेंगे, बट क्योंकि अक्टूबर से प्रोवाइड किया था फर्नीचर, तो यहाँ पे 6 महीने का ही होगा, तो 10,000 ये हो गया। तो ये हो गया आपका फर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। बाद में बात करें रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ये टैक्सेबल होगा क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एग्जम्प्ट है। फिर हमने देखा था कि भाई पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहा है उनका एम्प्लॉयर 14%, तो जो एक्स्ट्रा 2% है दैट इज टैक्सेबल, तो 12% ऑफ सैलरी तक एग्जम्प्ट है, बट 2% ऑफ 14,36,000 बेसिक प्लस डीए का 28,728 टैक्सेबल हो जाएगा। ये हो गई हमारी टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें से डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड वाला 50,000 का, क्योंकि ओल्ड रिजिम में है इसके लिए, तो इसकी नेट सैलरी हो जाएगी 17,59,988। ये हो गया इसका ओल्ड रिजिम के हिसाब से। अगर न्यू रिजिम करे तो क्या होगा, न्यू रिजिम के केस में आपकी जो सैलरी है वैल्यू ऑफ परक्विजिट तक सेम रहने वाली है। फिर आपको 2400 का जो डिडक्शन मिला था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, वो अभी जेड बैक हो जाएगा। उसके अलावा अब वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये सैलरी के अंदर से पहले माइनस कर दिया, तो बिफोर रेंट फ्री अकोमोडेशन आपकी सैलरी आई 15,92,728, 10% हो गया 1,59,900 प्लस 10,000 आपका फर्नीचर का हो गया। आपका रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन का वैल्यू आ गया 169,900, तो इनका टोटल कर देंगे तो हमको सैलरी मिल जाएगी। अब इसमें से हमको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना था 75,000, हमने 50,000 किया था, एडिशनल 25,000 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया आपका 17,37,628। अगर आप चाहो तो उसको साइड बाय साइड कैलकुलेशन भी कर सकते हो, सो दैट आपको 2 बार चीजें ना लिखनी पड़े। तो यहाँ पे इसी के पास में अगर कॉलम इंसर्ट करके आप कर दोगे तो भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मिस्टर रोहन एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड पोस्टेड एट मुंबई, भाई मुंबई में रह रहा है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी आप कैलकुलेशन करो मुंबई के हिसाब से करो। वैल्यू ऑफ अनफर्निश अकोमोडेशन, HRA and so on. He was appointed on 1st March 24 on a scale of 60,000, 2,000, 80,000। ये ग्रेड पे सिस्टम है। होता क्या है, जब भी ज्वाइन किया तब 60,000 सैलरी होगा,
जैसे ही साल खत्म होगा हर साल 2,000 बढ़ेगा टिल 80,000। तो यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग हुई 1 मार्च 24 को, तो 1 मार्च 24 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक इसकी सैलरी होगी 60,000। फिर 1 मार्च 2025 से बढ़ जाएगी 62,000। तो यहाँ पे हमारे साल की बात करें तो 11 महीने तक उसकी सैलरी होगी 60,000 और फिर 12वें महीने में उसकी सैलरी हो जाएगी 62,000। तो यही हमारा मेन पॉइंट था, यहाँ से ही क्वेश्चन का पूरा आंसर जो चेंज हो सकता है, 2,000 रुपए का आपका गड़बड़ आएगा। डिटेल्स ऑफ हिज अदर इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 आर एज फॉलोज। डियरनेस अलाउंस मिला उसको 40% ऑफ बेसिक सैलरी, 60% फॉर्म्स पार्ट, जो फॉर्मिंग पार्ट है इसका हमको यूज होता है वैल्यू ऑफ अनफर्निश अकोमोडेशन में, HRA में और हर जगह पे। टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, 12 महीने का 500 रुपए के हिसाब से 6,000। बोथ मिस्टर रोहन एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट 15% ऑफ बेसिक सैलरी टू RPF, 12% से ऊपर का टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉयर का पार्ट। इंटरेस्ट अक्रूड इन हिज फंड एट 12% पर एनम अमाउंटेड टू 25,800, यहाँ पे भी 9.5% से ऊपर है तो जो 2.5% है ऊपर का वो टैक्सेबल हो जाएगा। 25,800 इज 12%, देन 9.5% हमको निकालना है और जो एक्स्ट्रा है उसको हमको टैक्सेबल करना है। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन मुंबई ओन बाय द कंपनी। इस केस में 10% ले लेंगे, हम मान रहे हैं कि 40 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है मुंबई की। इसके बाद सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज रीइंबर्समेंट बाय कंपनी, फुल्ली टैक्सेबल। रोहन हैज यूज्ड ओन कार ऑफ 1.8 लीटर इंजन कैपेसिटी फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, तो दोनों के लिए उसने यूज किया है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट आएगा अगर कंपनी उसका खर्चा बेयर कर रही होगी तो। द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000 आर बोर्न बाय द कंपनी, तो कंपनी ने आपको 50,000 रुपए दिया, इसमें से आपको माइनस क्या करना है, इसमें से आपको माइनस करना है 1.8 लीटर इंजन है तो 2,400 रुपए के हिसाब से, 2,400 रुपए के हिसाब से आपको इंटू 12 करके इतना अमाउंट माइनस कर देना है, बाकी का आपका टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। प्रोफेशनल टैक्स पेड 2,500 ऑफ विच 1,500 वाज पेड बाय एम्प्लॉयर, तो जो एम्प्लॉयर पे करता है उसका डिडक्शन नहीं मिलता, तो यहाँ पे 1,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा और वो भी ओल्ड रिजीम के केस में। आगे ड्यूरिंग द ईयर 23-24 मिस्टर रोहन गिफ्टेड अ सम ऑफ 6 लाख टू मिसिस रोहन, तो वाइफ को 6 लाख रुपए की गिफ्ट दी थी। शी स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग सच अमाउंट एज हर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 24, तो पिछले साल 6 लाख रुपए दिया था। हर टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वॉज 10 लाख, तो भाई हस्बैंड ने वाइफ को 6 लाख दिया, उसने उसके खुद के 4 लाख जोड़े और बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो ये क्लबिंग प्रोविजन है। हम जब क्लबिंग प्रोविजन कवर करेंगे तब देख लेंगे, अभी इसको डिस्कस नहीं करते। यहाँ से लॉस किया है 1,20,000 का, तो प्रोपोर्शनेट लॉस इसको भी बेयर करना पड़ेगा क्योंकि क्लबिंग ऑफ इनकम में सिर्फ इनकम नहीं लॉस भी ऐड होता है। डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रोहन फॉर AY 25-26 अंडर नॉर्मल प्रोविजन, मतलब ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 60,000 रहेगी 11 महीने और 62,000 हो जाएगी फॉर मार्च, तो ये होगी उसकी बेसिक सैलरी। 40% DA है 7,22,000 का, 2,88,800, इसमें से फॉर्मिंग पार्ट 60% है, वो आपको ध्यान रखना है। टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF 15% किया था, तो जो एक्स्ट्रा 3% है वो टैक्सेबल होगा, तो पहले 15% किया, उसमें से 12% वाला माइनस कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा है दैट इज टैक्सेबल। बट ये जो 12% करना है ये बेसिक प्लस DA का करना है, ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ बेसिक का नहीं करना। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन RPF 12%, तो ओवर एंड अबव 9.5% जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 12% गिना, 9% के हिसाब से कितना आता प्रोपोर्शनेट किया और बाकी का टैक्सेबल कर दिया। रेंट फ्री अकोमोडेशन मैंने आपको बताया था कि आपको 10% करना है। अब सैलरी जो है उसके अंदर क्या लेना है आपको लेना है बेसिक प्लस DA का फॉर्मिंग पार्ट प्लस आपके दूसरे जो अलाउंसेस है 6,000 रुपए वाले वो, ये जोड़ दिया तो 90,128 आया। डोमेस्टिक सर्वेंट का 2,500 रुपए पे कर रही है हर महीने, वो भी ऐड कर दोगे। मोटर कार का परक्यूजिट 50,000 रुपए कंपनी दे रही है, 2,400 इंटू 12 करके आपको माइनस करना है क्योंकि इंजन की कैपेसिटी 1.8 लीटर है, तो 21,200 टैक्सेबल होगा। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर जो देता है वो आप जोड़ दो और नीचे डिडक्शन कर दो, तो ग्रॉस सैलरी आ गई उसकी 11,65,869। ओल्ड रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000, तो ये माइनस कर दिया, ये आ गया 11,13,369। ये क्लबिंग प्रोविजन वाला है, तो यहाँ पे अगर ब्रीफ में बोलूँ तो जो भी पैसा हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया था गिफ्ट करके, उसका जो भी प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। तो 10 लाख की इनकम पे जो लॉस हुआ है वो हुआ है 1,20,000, तो यहाँ पे 60% इसका कंट्रीब्यूशन है क्योंकि 10 लाख के सामने 6 लाख इसका है, तो जो भी लॉस है उसका 60% इसको बेयर करना पड़ेगा। बट क्योंकि सैलरी के सामने बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं होता, तो ये कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्लबिंग प्रोविजन में ज्यादा क्लैरिटी से हम समझेंगे।